प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका विशाल सर। आज आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके सेंटअप एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाले हैं। जी हां साथियों, अभी मैंने इससे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न कराए, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर का भी सेशन बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर वीडियो सेक्शन में पड़े हुए हैं। आप फटाफट जाकर के उसे भी देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने ये 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिन्हें आप कॉपी पेन उठा लो और लिख डालो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। इस समय आपको एनर्जेटिक रहने की बहुत जरूरत है और आपके लिए कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी से ही आपका बनता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो कंसंट्रेट और कंसिस्टेंसी इक्वल टू कॉन्फिडेंस। फटाफट आ जाओ, जुड़ जाओ और देख लो भाई कि भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से रहेगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप है। कितने नंबर का आता है भैया? तो ये 5 अंक का आता है एक क्वेश्चन, ठीक है जी। 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, 8 में आपको कोई 4 का चुनाव करना होता है, ठीक है। 4 करना होता है, क्लियर है? चलो भाई, ठीक। और 30 क्वेश्चन शॉर्ट में दिए होते हैं जिनमें हमको 15 करना होता है, ठीक है। तो ये 15 इंटू 2 हो जाता है, तो ये 30 हो जाते हैं, और ये 4 इंटू 5 हो जाता है, 20 हो जाते हैं। तो 50 अंकों का मामला ये शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप करता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र का क्या तात्पर्य, इसकी विशेषताएं लिखिए। देखिए, आपको या 2 क्वेश्चन एक में मर्ज होते हुए दिखाई देंगे कि ये लगभग लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, लेकिन ये शॉर्ट टाइप में। लेकिन अगर दोनों को मर्ज कर दिया तो लॉन्ग होगा। लॉन्ग लिखने की विधा, लॉन्ग कैसे लिखा जाए, कॉपी कैसे लिखी जाए, कैसे समझी जाए, समझाई जाए, तो उसका बेहतरीन आंसर राइटिंग के लिए आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको एक एक क्वेश्चन लिख के समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये पहले अध्याय की बात हुई समष्टि की। फिर आता है आर्थिक महामंदी के मुख्य कारण बताइए। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये भी पहले अध्याय का है। फिर एकाधिकार बाजार क्या होता है, इनकी विशेषताएं लिखिए। अब एकाधिकार बाजार आप जाएंगे अध्याय 6 व्यष्टि अर्थशास्त्र, वहां पे आपको दिखाई देगा। लाभ अधिकतमीकरण क्या है, ग्राफ व सूत्र की सहायता से हमें समझाइए। अब MR इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू P, ये वाला हमने पढ़ाया भी है, आपको वही चीज लिखना, वैसे ग्राफ बना देना है। फिर है मुद्रा के प्रकार बताइए, मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। अब इसको आपको लिखते समय ये बात ध्यान रखनी है कि टोकन करेंसी होती है, फिर आपके पास धातु मुद्रा होती है, पेपर मुद्रा होती है, करेंसी होती है, विधिग्राह्य मुद्रा होती है, और साथ ही साथ अब आपके सामने बिटकॉइन अर्थात डिजिटल करेंसी भी आ चुकी है। तो ये बातें आपको लिखनी होंगी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और मुद्रा के प्रमुख कार्य में हम ये जानना चाहे प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और तृतीय कार्य। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की जो भी कमियां थी उसको दूर करती हुई मुद्रा आती है। पहले मुद्रा की परिभाषा लिख देंगे 1 लाइन 2 लाइन में, फिर उसके प्रकार लिख देंगे जो हमने बताया है। इसके बाद में हम उसके कार्यों पे चले आएंगे। तो ये 3 पार्ट में टूटने वाला क्वेश्चन है, जहां पे 1 नंबर परिभाषा पर, फिर 2 नंबर आपके प्रकारों पर, और इसके बाद में 2 नंबर आपको मिल जाता है इसके कार्यों पर, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को समझते हुए हम हल करते हैं। स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी कौन से, दीर्घवृत्तीय, कितने नंबर वाले भैया? 5 अंकों वाले प्रश्न हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना होता है। क्वेश्चन बना 6, मांग का नियम क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों की, कारणों की व्याख्या कीजिए। आप बता सकते हैं वस्तु की प्रकृति होती है, व्यक्ति की रुचि होती है, व्यक्ति की आय होती है, उस समय उसकी आपूर्ति होती है, लागत भी होती है, बहुत सारी बातें हैं जो मांग के नियम को प्रभावित करती हैं। आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। बहरहाल, उत्पादन लागत क्या है, प्रोडक्शन कास्ट क्या है, ये पूछा गया 7वां नंबर क्वेश्चन। सीमांत उत्पादन लागत का फार्मूला बताइए। मार्जिनल क्या बताना है, कॉस्ट बताना है। मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला बता देंगे आप, ठीक है जी। फिर आता है प्रश्न नंबर 8, उपयोगिता ग्राफ के साथ उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी, यूटिलिटी का ग्राफ क्या है, मतलब टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी, कुल मिलाकर के कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता के ग्राफ, जिसमें आपको यह बताना होगा किस तरीके से इसका ग्राफ बढ़ता रहता है ना। 0 होता है, ज्यादा होता है, ऋणात्मक होता है, कम होता है, वो वाला ग्राफ आपको बताना है।
आ गया क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 समष्टि अर्थशास्त्र। वे विधि से राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना करनी है। आपको हमने बताया था आय विधि और व्यय विधि, इसमें W प्लस आई प्लस P प्लस R, और इससे आपको NI की गणना करनी होती है। फिर एक होता है NI इक्वल्स टू क्या क्या होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यह भी, ये दोनों सूत्र हैं, एक आय विधि से एक व्यय विधि से। आपको व्यय विधि यहां बताना है, ठीक है जी। प्रश्न 10 है मुद्रास्फीति क्या है, उसके उपाय बताइए। चैप्टर नंबर 4 से है। आय एवं रोजगार का सिद्धांत है। समष्टि अर्थशास्त्र का है। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और उसके कैसे कैसे, उसके रीजन क्या, अगर रीजन हमको पता चल जाए तो उसको कहीं ना कहीं सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्यूशन भी बता देना है, मुद्रास्फीति क्यों होती है, उसके बाद उसका कारण समझ में आ जाता है, उत्तर निकल आता है, उपाय। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भैया प्रश्न नंबर 11 देख लो। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है। उनके विभिन्न प्रकार के जो खाते हैं, तो इसके कितने प्रकार के खाते हैं भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। मैंने आपको बताया 3 प्रकार के खाते होने चाहिए, चालू खाता, पूंजी खाता, सरकारी खाता। करेंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है और फाइनेंशियल अकाउंट है या गवर्नमेंट अकाउंट है। प्रश्न 12 उत्पादन संभावना वक्र, बेटा इसको कहते हैं PPC कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी मान्यताएं क्या होती हैं, इसके ग्राफ क्या है, ग्राफ की विशेषताएं क्या है, बहुत आसान भाषा में इसको लिख देना है। थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसको स्टार मार्क कर लो। सम सीमांत उपयोगिता का नियम, अब आप बताओगे सम सीमांत उपयोगिता का नियम किसका है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ बेटा आपको ये बात ध्यान रखना है, इसको समझाइए। जब कह दे समझाइए तो आपको इसकी विशेषता, इसकी मान्यता और ग्राफ, ये 3 चीजों को आपको ध्यान दे करके चलना होता है। क्योंकि ये मामला है 5 नंबर वाला, 2 नंबर में तो आप कुछ भी लिख करके 50 शब्दों में चले आओगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने की 120 शब्दों की कहीं ना कहीं डिमांड होती है। आप कोई जरूरी नहीं कि 120 ही लिखो या 150 लिख के चले आओ, लेकिन लगभग लगभग वो 50 भी ना हो, 100 से 120 के रेंज में हो। बेहतरीन आंसर राइटिंग करने के लिए अभी आप कमेंट कर दें, हम आपको आंसर लिख के बताएंगे, वो भी कॉपी में। प्रश्न 14 है उदासीनता वक्र की विश्लेषण की बात कीजिए। अब आप क्या कमेंट करके बता सकते हो उदासीनता वक्र क्या है। बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, आपको बताया है IC कर्व, इनडिफरेंस कर्व, प्रतिस्थापन वक्र भी कहते हैं। उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, साथ ही ग्राफ भी बता देना। ये ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन है, कभी ग्राफ पूछता है कभी नहीं पूछता है, नहीं पूछता है तो भी आप बना दोगे, आपकी कॉपी 100 कॉपियों में अलग दिखने वाली है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, गोसेन का प्रथम नियम। अब बताओ गोसेन का प्रथम नियम क्या है, उसका सविस्तार वर्णन करना है। यहां आपको यह बात ध्यान रखनी होगी। बात आ जाती है 16 नंबर क्वेश्चन की, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है। मतलब अगर हम बात करें कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तो जो परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, फुल कंपटीशन है, वहां पे आप मूल्य निर्धारण कैसे करते हो। तो आपको पता है जहां इक्विलिब्रियम होता है, मांग और आपूर्ति जहां बराबर होती है, वहां पे होता है निर्धारण। ग्राफ के साथ आप इस बात को समझा पाएंगे, ठीक है। यहां सामान्य लाभ होता है, अधिक लाभ नहीं होता है। प्रश्न 17 न्यूनतम निर्धारित कीमत क्या है। आपको हमने बताया था कि एक तो मजदूरी को निर्धारित किया जाता है, ठीक है जी, कि कहीं पर भी उनकी न्यूनतम मजदूरी ये बात तय हो, कहीं पर भी उनसे बेरोजगारी बेकारी का कार्य न कराया जाए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे सीधे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स में इस भाषा में देखते हैं, ज्ञात करते हैं, समझते हैं। प्रश्न 18 केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय अर्थव्यवस्था में समस्याओं को रेखांकित किया। जब समस्याएं लिख रहे हो तो आपको अलग अलग पेज में अलग अलग हेडलाइन के साथ किसका उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन के उत्पाद का वितरण कैसे किया जाए, 3 बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो इसको आपको समझा देना है। फिर है प्रश्न 19 पूर्ति की लोच क्या है। तो पूर्ति की लोच बताने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हमने कुछ ऐसे भाषा में हमने बताया है ना जी, P अपॉन Q, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रस्तुत के रूप में बता देना होगा, लेकिन आपको भाषा भी अपनी बतानी होगी। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को समझाइए, उनके संबंधों की व्याख्या कीजिए। इसके संबंध 3 प्रकार से थे, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, मतलब दोनों के नियम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और दोनों का सब मतलब अगर हम दोनों का एडिशन एक होता है, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। तो इस संबंध की हम व्याख्या करने के लिए पूछा गया है। ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रामबाण साबित होने वाले हैं बेटा, चाहे आपका सेंटअप का एग्जाम लगा हो, सेंटअप का एग्जाम भूलना नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताओ
सेंटअप का एग्जाम कब से है और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का पेपर कब है, ताकि आपको याद रहे। अब इसके लिए सही आंसर राइटिंग, सटीक आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, अगर आपको चाहिए इसके आंसर, हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आप खुद से लिखने के पहले प्रयास कर लो, फिर हम आपके लिए आंसर लेकर के आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।